मेडिकल सब्सक्रिप्शन ये क्या है आखिर? सो मेडिकल सब्सक्रिप्शन बेसिकली इसको मैंने एक नाम दिया है जिसको जो है ये सब समझ जाइए जैसे कि हमें हर महीने अपने फ़ोन का रिचार्ज करना होता है या फिर वाईफाई का रिचार्ज करना होता है या फिर किसी ओटीटी का रिचार्ज करना होता है जिसके या फिर हम यदि उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं एवरी टाइम एंड अगेन तो वी कॉल इट एज सब्सक्रिप्शन। सो सिमिलरली आजकल लोगों को जो है मेडिकल सब्सक्रिप्शन लेने की आदत हो गई है या फिर मेडिकल इंडस्ट्री की वजह से जो है मेडिकल सब्सक्रिप्शन का काफ़ी चलन हो गया है। अब ये क्या है तो चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे मेडिकल गैजेट्स हो गए हैं, हमारे पास कई सारे डिवाइसेस हो गए हैं जिसके थ्रू जो है आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं घर बैठे डायबिटीज़ चेक कर सकते हैं और घर बैठे आपका ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं और यदि किसी वजह से डिवाइस ख़राब हो गया तो आप इसका दूसरा मंगा सकते हैं। तो ये चीज़ तो इसको जो है एक तरीके से ये कहिए कि मेडिकल इंडस्ट्री जो है आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, आपने ऑर्डर किया और वो आपके घर पे डिलीवर हो गया। अगर आपको यदि आप एक डायबिटीज़ पेशेंट हैं या फिर एक माइग्रेन के पेशेंट हैं, आप एक ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या थायराइड के पेशेंट हैं या ऐसी कोई भी बीमारी जो आप जिससे आप काफ़ी लंबे समय से जो है परेशान हैं और आपको एक मेडिकेशन पे डिपेंड होना पड़ता है फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो ये होता है कि अगर जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जो भी आपको डॉक्टर दवाई देता है, तो वहाँ पे आपको एवरी इंटरवल आपको जो है वो दवाई फिर से खरीदनी होती है, जिसको मैं जो है मेडिकल सब्सक्रिप्शन कहती हूँ। कि जैसे काफ़ी आपने सुना होगा कि यदि किसी को शुगर कोलेस्ट्रॉल या फिर डायबिटीज़ वाली जो भी परेशानी है उनको एक महीने की दवाई दी जाती है, वो दवाई ख़त्म होते ही फिर उसका अगला स्टॉक मंगाना पड़ता है। तो इसको जो है हम मेडिकल सब्सक्रिप्शन के रूप में समझ सकते हैं। अब कई बार जो है ये हमें पता ही नहीं होता है या फिर जिनको ये जो भी ये बीमारियां से जो लोग जूझ रहे हैं उनको पता ही नहीं होता है कि वो जो दवाइयाँ हैं उनके ऊपर किस तरीके से काम कर रही हैं। कई बार लोग इसको समझना नहीं चाहते हैं, कई बार वो इस झमेले में पड़ना नहीं चाहते हैं, कई बार उनको लैक ऑफ नॉलेज होती है, कई बार जो है उनको ये कोई सीख देता ही नहीं है कि जो है ये दवाई आपके ऊपर कितना काम करे कितना काम नहीं कर रही है। हमें लगता है कि हाँ डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या जो भी ऐसी रेगुलर बीमारियां हैं, मेडिसिन ही उसका इलाज है। थोड़ा सा शुगर स्पाइक हो गया आप टैबलेट ले लीजिए, थोड़ा सा डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ज़्यादा हो गया, टैबलेट ले लीजिए। आज आपको चेस्ट में अनईजीनेस फील हो रहा है उसके लिए टैबलेट ले लीजिए। ब्लड प्रेशर स्पाइक हो गया या नीचे चला गया, आप उसके लिए दवाई ले लीजिए और आपको लगता है कि वो उस चीज़ का इलाज है, जबकि ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। दवाइयाँ कभी भी एक टेम्परेरी इलाज होती हैं। ये एक तरीके से ये समझिए कि अगर आपके हाथ यहाँ पे दर्द हो रहा है तो वो दवाई जो है उसको सिर्फ दर्द को सप्रेस कर देती है, ना कि उसको जड़ जड़ से ख़त्म कर देती है। इसी तरीके से जो है हमारे लाइफ में जो दवाइयाँ हैं वो उसी तरीके से काम करती हैं। आपके उस पर्टिकुलर परेशानी को या जो भी आप हेल्थ इश्यू से परेशान है वो कुछ समय के लिए उसको सिर्फ सप्रेस कर देती हैं, उसको जड़ से ख़त्म कभी नहीं करती हैं। अब इसमें एलोपैथी आ जाता है, होम्योपैथिक आ जाता है, लेकिन है तो आखिर दवाई ही। अम, तो मेरा यहाँ पे यही मानना है कि यदि आपको आपका जीवन सच में प्यारा है, यदि आप अपने जीवन को सच में मूल्यवान या वैल्यूएबल समझते हैं और यदि आप सही में चाहते हैं कि आपका जो जीवन है वो बिना दवाइयों के गुजरे या फिर कम से कम दवाइयाँ खानी पड़े या डॉक्टर के पास ज़्यादा नहीं जाना पड़े, इस मेडिकल इंडस्ट्री पे ज़्यादा नहीं डिपेंड होना पड़े, तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करनी पड़ेगी। सबसे पहला तो ये कि आपका लाइफस्टाइल आपको सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। आप सोते किस समय पे हैं, जगते किस समय पे हैं, क्या खाना खाते हैं, कितना पोर्शन में खाते हैं, अ, किस जो है आप आपका डेली का रूटीन क्या है। तो ये हो गया आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट। कई बार हमें लगता है कि कैलोरी जो है एक एज के हिसाब से या फिर मेल्स या फीमेल्स को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज लेनी चाहिए।
वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सबके लिए नहीं। क्योंकि कैलोरीज उसी हिसाब से हमें लेनी चाहिए, डिपेंड करता है कि हमारे डेली का रूटीन क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे कहा जाता है कि फीमेल्स को जो है 1200 से 1300, 1200 to 1300 कैलोरीज पर डे लेना चाहिए, जबकि ये कुछ एक्स्ट्रा जो है मेल्स के लिए होती हैं। तो ये एक समय पे जो है ये काफ़ी ठीक था और काफ़ी हद तक ये सही है, क्योंकि जो कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो जो मेल जो होते हैं या फिर जो आदमी होते हैं उनको कंपेयर टू फीमेल ज़्यादा मेहनत लगती है। आप उसको फिजिकल एक्टिविटी में गिन सकते हैं। जैसे पहले के समय पे ऐसा होता था कि मर्द जो है घर से बाहर जाके खेत में या फिर कहीं बाहर पे वो फिजिकल लेबर उनका ज़्यादा जाता था, वो चल के जाते थे वहाँ पे, वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे, जो शारीरिक मेहनत ज़्यादा होता था। कई बार औरतें भी काम करने के लिए घर से बाहर जाती थी और उसके हिसाब से उनकी कैलोरीज जो है डिफाइन होती थी। आज के समय में भी वो काफ़ी हद तक कह सकते हैं, लेकिन आज के समय पे जो है फिजिकल लेबर से ज़्यादा, फिजिकल मेहनत से ज़्यादा आपका मेंटल मेहनत बढ़ गया है। क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ऑफिस में बैठ कर काम करते हैं, जहाँ पे मिनिमम फिजिकल मूवमेंट होता है। और इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो खाना आप जो खाते हैं या जो इनटेक कर रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर समय नहीं मिल पाता है। या फिर ये कहिए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको अपना फंक्शन करने के लिए, उसको अपना काम करने के लिए उतना समय या जो है नहीं मिल पाता है कि वो जो खाया हुआ खाना है उसको पचा सकें। क्योंकि होता क्या है कि हमने एक खाना खाया, उस खाने को पचाने के लिए दूसरा खाना खाया, उसके बाद थोड़ी देर में कुछ कुछ और चीज़ खाने का मन कर दिया, हमने वो खाया। कभी मिड मॉर्निंग स्नैक आ गया, कभी इवनिंग स्नैक आ गया, उसके बाद चाय कॉफ़ी का टाइम अलग हो गया, उसके बाद डिनर का टाइम अलग हो गया। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारी जो है खाने को लेके जो है फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ गई है, अलग अलग तरीके के खाने को। और इसके वजह से हम कई बार ये जो है नहीं देख पाते हैं कि जो भी हम खा रहे हैं वो क्या हमारे बॉडी के लिए, क्या हमारे जो है एक सही जीवन जीने के लिए, एक सही हेल्थ बनाने के लिए वो ज़रूरी है या नहीं है। हम बस इनटेक 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 पे ध्यान देते हैं। हम कभी ये नहीं देखते हैं कि उससे हमारी बॉडी किस तरीके से जो है बिहेव करेगी। तो जो है आप तो अगर हम दोबारा बात करें कैलोरीज की, तो कैलोरीज आप उस हिसाब से खाइए जितना आपका फिजिकल मूवमेंट है, जितना आपका डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी आपकी इन्वॉल्व हो रही है। यदि कम इन्वॉल्वमेंट है, यदि आप ज़्यादा हिलने डुलने वाले काम नहीं करते हैं, यदि मान लीजिए कि आप जो है ज़्यादातर समय आपका बैठने में या एक जगह पे रहने में जाता है, तो प्लीज़ उसके जगह पे जो है आप अपनी जो खाना है उसका पोर्शन कम कर सकते हैं। अब पोर्शन कम आप किस तरीके से करेंगे? जैसे मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट खाया, आप सुबह, ओके, सो मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ। सुबह जगने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि कभी भी डायरेक्टली कॉफ़ी, चाय या कोई भी ऐसे ड्रिंक पे नहीं जाना है जो आपको आपके हेल्थ को और ख़राब कर सकती है। क्योंकि जो रात का जो हमने खाना खाया होता है वो हमारे शरीर में अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही रहता है, जो कई बार तो ठीक से वो काम किया नहीं होता है। लेकिन सुबह जब हम जगते हैं तो काफ़ी सारे गैसेस, काफ़ी सारे केमिकल जो हैं उसमें फॉर्म हुए होते हैं, और जब भी हम कैफ़ीन या फिर चाय कॉफ़ी जो भी हम पीते हैं तो उससे वो स्पाइक हो जाता है। इसीलिए आप सुबह उठकर या तो नींबू पानी ले सकते हैं, गर्म पानी ले सकते हैं, या फिर जीरा वाटर, हनी वाटर, जो भी आप अलग अलग इस तरीके से हर्बल के रूप में आप पानी ले सकते हैं, वो सबसे बढ़िया जो है आपके शरीर पे काम करेगा। इसके बाद आती है, अब चाय कॉफ़ी जो भी आपको आपके हिसाब से पीना है, आप आधे घंटे बाद उस चीज़ का सेवन कर सकते हैं, आप उसको इनटेक कर सकते हैं। इसके बाद आती है मिड मॉर्निंग, मतलब मैं लंच से पहले एक मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कहिए, चाहे जो, ओके, ब्रेकफास्ट कहते हैं इसको। कई बार हमें लगता है कि ब्रेकफास्ट में हमें सिखाया जाता है कि अक्सर जो है हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आज के समय पे ये सारी चीज़ें सही नहीं बैठती हैं। क्योंकि आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो काफ़ी लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी हद तक बदल चुका है। यदि आप सुबह सुबह जो है अपने ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं, आपको फिर से जो है नींद आना शुरू हो जाएगी, चाहे आपने रात में कितना भी अच्छा, कितना भी देर तक आप सोए हुए हों। तो हैवी अगर खाना है तो आप रोटी, पराठे, जो भी आप खाना खाते हैं रेगुलर, उसको खाइए।
लेकिन इतना खाइए कि जो है आपका भूख जो है मतलब ओवर ईटिंग ना हो वहाँ पे। या फिर इसको इस तरीके से समझिए कि यदि आपको जो भी हैवी के रूप में जो भी आपको खाना खाना है, अ, पोहे खाने हैं, पराठे खाने हैं, कुछ और जो भी हो गया, आप उपमा खाने हैं, इसके साथ आप जो है उससे पहले कोई फ्रूट या कोई सैलड उसके साथ ले लीजिए। और उस साथ ही साथ जो है आप एक ग्लास जो है पानी कंज्यूम कर लीजिए। इससे क्या होगा कि ये आप कितना भी हैवी जो आपका खाना दिखने में लग रहा है, आप उसको उतना ही खा पाएंगे जितना आपके पेट में जगह होगी। क्यों? क्योंकि वो आपका पेट ने जो है, आपके स्टमक ने जो है काफ़ी पोर्शन पानी और सैलड से जो है या फिर फ्रूट से जो है उसको स्टफ कर लिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। इसके बाद जब आप खाना खाएंगे तो आप ओवर ईटिंग भी करेंगे तो ऐसा मतलब एक्स्ट्रा भी खा लेंगे तो ऐसा लगेगा कि मतलब आपने ओवर ईटिंग की है, बट एक्चुअली आपके पेट में उतनी जगह नहीं होगी। इसके बाद जो 2 घंटे का कॉन्सेप्ट है उसको मैं यहाँ नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमने 2 घंटे का कॉन्सेप्ट बोल के हम बहुत सारा जंक अपने अंदर हम लेते हैं। अब बात आती है ब्रेकफास्ट के बाद, यदि लंच, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप क्या ले सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में चाहे तो आप कुछ नट्स ले सकते हैं, कुछ हल्का स्नैक्स ले सकते हैं, चाहे बिस्किट हो गया या कोई लड्डू हो गया, जो जो नुकसानदायक नहीं है, आप वो ले सकते हैं। इसके बाद जो है आता है आपका फिर से हैवी मील का टाइम, जो होता है हमारा लंच का टाइम। कई बार लोग 12 बजे करते हैं, कई बार 1 बजे करते हैं, कई बार 2 बजे करते हैं। तो जो भी आप दिन, जब आपका जब जब सूरज जो है पीक पर हो, आप उस समय पे अपना जो है लंच ले सकते हैं। अब इसमें लंच में फिर से सेम प्रोसीजर को, आपको सेम चीज़ को फॉलो करना है। पहले पानी पीजिए 1 ग्लास, उसके बाद कुछ फ्रूट्स या सैलड खाइए, एंड उसके बाद जो है आपका जो भी मील है आफ्टरनून का, लंच का, आप उसको खा सकते हैं। जब ये जब भी आप इस तरीके से अपने, और सेम चीज़ आपको नाइट में भी जो है फॉलो करनी है। बस यही है कि नाइट में आपको हैवी चीज़ कुछ नहीं खानी है, और कोशिश कीजिए कि आप 7-8 बजे के तक जो है आप अपना खाना खा लें, ताकि कोई, क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय पे सोते नहीं हैं। तो मैं 8 बजे भी अ, आप 8 बजे तक भी खा सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है मूवमेंट, या कुछ ना कुछ जो है आप फिजिकल एक्टिविटी, या चाहे जो भी चीज़ है आप वो करेंगे ही करेंगे। हाँ, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप जो है दोपहर में खाना जो है जम के खाइए, हैवी खाइए, क्योंकि उस टाइम पे जो सूरज जो पीक पे होता है, वो नेचर हमारे डाइजेशन प्रोसेस को ठीक करता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वो ये है कि आप कोई भी खाना खाइए, हल्का खाइए चाहे हेवी खाना खाइए, आप उसके तुरंत बाद जो है लेट मत जाइए, बैठ मत जाइए, या फिर आप एक स्टिल पोजीशन पे मत आ जाइए। थोड़ा अपने बॉडी में थोड़ा सा मूवमेंट रखिए, ताकि खाना जो है सेटल हो जाए, सेटल होके अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अपना काम करना शुरू कर दे, ताकि आपको इन्फ्लेमेशन, ब्लोटिंग या अनईजीनेस या नींद जो है नहीं नहीं आए। तो अपना आप दिन जो है इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक चीज़ें जो है आप हेल्दी खाएं, ताकि जो है आपका बॉडी उन चीज़ों को, हेल्दी चीज़ों को जो है सही तरीके से अपने अंदर कंज्यूम कर सके, और उसको जो है डाइजेशन करने में आपकी हेल्प कर सके। अगली चीज़ आती है हमारे हमारा मेंटल हेल्थ में क्या है कि आप, अगर मान लीजिए कि आप खाना भले ही बहुत अच्छा खा रहे हैं, लेकिन यदि आप खाना खाते टाइम नाराज हैं, गुस्सा हैं, दुखी हैं, तो वो खाना खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उस खाने को बेसिकली आप वैसा इमोशन दे रहे हैं। आप जिस इमोशन में खाना खाएंगे, खाना उसी तरीके से आपके अंदर काम करेगा। इस चीज़ को आप 1 महीने तक खा करके इस तरीके से आप चाहे तो इसके इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं अपने टॉपिक पे फिर से वापस आती हूँ। यदि आपको एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है, तो या तो आप, यदि मान लीजिए आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप किसी हेल्थ कंडीशन से जो है आप परेशान हैं, तो आप इसमें या तो आप हीलिंग का सहारा ले सकते हैं, जो मैं एज ए हीलर में लोगों के साथ काम करती हूँ। कोई भी बीमारी हीलिंग के थ्रू आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसमें हीलिंग के मोडालिटीज़ होती हैं, हीलिंग की टेक्निक्स होती हैं। जैसे मैं होपनोपोनो प्रैक्टिशनर हूँ, मैं रेकी प्रैक्टिशनर हूँ, मैं एक्सेस क्लियरिंग के थ्रू लोगों की हीलिंग करती हूँ। और डिपेंड करता है कि मेरा क्लाइंट कैसा है, उसको मैं
एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के टिप्स के थ्रू भी उनकी चीज़ों को मैं काफ़ी हद तक मैं ठीक करने की कोशिश करती हूँ, ताकि उनकी परेशानी जो है अधिक से अधिक कम से कम समय में अधिक से अधिक रिजल्ट लेकर आए। देखिए, दवाई खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दवाइयों का आदत हो जाना ये बहुत जो है गलत चीज़ है, क्योंकि जब आपको दवाइयों की आदत लग जाती है तो आप चाहे ना चाहें आप एक से दूसरी बीमारी, दूसरी से तीसरी बीमारी पे जंप करते जाते हैं। कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे दवाई खाने से हमारी किडनियाँ खराब हो रही हैं, हमारे लिवर खराब हो रहा है, हमारे कई ऑर्गन्स इंटरनली जो हैं धीरे धीरे जो है खराब हो रहे हैं। और हम जो है उससे जो है हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान दे भी नहीं पा रहे हैं। तो जब बात आती है मेडिकल सब्सक्रिप्शन की, तो प्लीज़ इससे दूर रहिए, कम से कम मेडिसिन पे डिपेंड होइए। कई बार देखिए, काफ़ी हद तक मेडिकल इंडस्ट्री में अच्छे डॉक्टर्स मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी बार ऐसे भी लोग मिल जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ जो भी क्लाइंट्स काम करते हैं उनको अक्सर मैंने सुना है कि उनके डॉक्टर ने उनको ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए मना कर दिया। वो स्ट्रेट अवे मना कर देते हैं। वो उनको दूध पीने के लिए मना कर दिया, कभी उन्होंने चलने फिरने के लिए मना कर दिया, जबकि उनकी एज अभी सिर्फ 50s में ही है। वो कई बार देखिए, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर आपको किसी चीज़ के लिए मना करता है, लेकिन आपका समझदारी कई बार यहाँ पे आपको यूज़ करनी चाहिए। वो ये है कि जब भी डॉक्टर आपको पूछ कहे कि ये नहीं खाना है, तो आप उनको क्वेश्चन बैक करने की आदत डालिए कि आखिर क्यों, या किस तरीके से इसको हम ले सकते हैं। और यही चीज़ है जो हमारे पास आधी अधूरी नॉलेज होती है, जिसको हम लोग जो है एक स्टैम्प पेपर की तरह अपने लाइफ में यूज़ करने लग जाते हैं, और हम चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो है कौन सी चीज़ किस तरीके से काम करती है, कौन सी चीज़ किस तरीके से काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो हमें सोख करके खाने चाहिए, लेकिन यदि मान लीजिए कि अगर डॉक्टर डॉक्टर ने आपको किसी रीज़न से ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए मना किया है, तो आप उसको पूछे कि क्यों, मतलब किस वजह से आप जो है ये चीज़ कह रहे हैं। अ, और उसके पीछे उसका जो है लॉजिकल रीज़न जो है जानने की हमेशा कोशिश कीजिए। क्योंकि कई बार जैसे आपने देखा होगा कि शुगर पेशेंट्स या फिर जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, वो दो चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, शुगर एंड राइस। डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर ने उनको साफ कहा होता है कि चावल से परहेज कीजिए, मीठे से परहेज कीजिए। लेकिन अगर आपका डॉक्टर अगर सही है, आप एक सही डॉक्टर से अगर अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो डॉक्टर से आप इस चीज़ के बारे में पूछिए कि भाई अगर मैं ये नहीं खाऊंगा तो फिर मैं क्या खाऊं और कैसे खाऊं। और ये चीज़ हम बचपन से खाते आए हैं, और मैं आज आप मुझे अचानक ये कह रहे हैं कि इन चीज़ों को रोक दो, तो आपको सही डॉक्टर कभी भी ये इलाज देगा कि उस चीज़ को आप खा सकते हैं, लेकिन कब खा सकते हैं, किस समय पे खा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी मेरे पास डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल या फिर इन चीज़ों से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको सारी चीज़ें खाने के लिए कहती हूँ, लेकिन हाँ, उनका डाइट मैं उनके हिसाब से प्लान करती हूँ, जहाँ भी उन्हें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना होता है, किसी चीज़ से उनको परहेज़ कम्प्लीटली नहीं करना होता है, ना ही उनको किसी चीज़ से ये कहना होता है कि मुझे इतने समय के लिए चीज़ छोड़ना पड़ेगा और आपकी आत्मा जो है अंदर परेशान होती है वो चीज़ नहीं मिलने पे। तो अ, मैं उनका डाइट जो है उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से प्लान करती हूँ, उनको वो हर चीज़ उसमें कोशिश कर इन्वॉल्व करती हूँ जो वो खाना चाहते हैं, लेकिन कितने समय पे, कितने इंटरवल में वो चीज़ उनको वो जो है खानी चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए, वो मैं उनको इस हिसाब से बताती हूँ, ताकि उनको कोई भी परेशानी नहीं आए। और यही कारण है कि जो है जो लोग जो हैं वो दवाई पे दवाई सालों साल उनकी चलती रहती है, और कभी भी उनको एक एंड रिजल्ट नहीं मिलता है। तो लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि यदि आप अपने शरीर का सही से ध्यान रखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आज के समय पे आपका शरीर लंबे समय के लिए अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहें, आपको एक चलती फिरती लाश के जैसा ना बनना पड़े, या फिर एक लाश का जीवन नहीं जिए, तो आपको जो मैंने चीज़ें इन वीडियो में बताई, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, यदि आप हीलिंग के थ्रू अपने लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मेजरली कैंसर पेशेंट्स, ऑटो इम्यून डिजीज़ के पेशेंट्स और ऑटिज्म वाले बच्चों के साथ मैं मेजरली काम करती हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं उन सबके साथ काम करती हूँ जो किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। ये और इसके लिए कई बार जो है 1 से 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट आ जाता है। कई बार कुछ लोगों को 1 महीने में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये बात हेल्थ की है,
तो मैं हमेशा इसको रिकमेंड करती हूँ 3 महीने के लिए। मान लीजिए कि आप वेट लॉस पे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर बीमारी से काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे हैं, तो मैं ये कहना काफ़ी हद तक सही नहीं होता है कि 1 महीने में ही या फिर 10 दिन में ही 20 दिन में ही आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं जो है एक 3 महीने की 3 महीने जो है मैं पेशेंट के साथ में काम करती हूँ ताकि उन्हें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आए और उन 3 महीनों में उनका एक लाइफस्टाइल बन जाए जो वो जीवन भर जो है अपना कर वो उसमें काम कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, रह सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, जहाँ पे उनके जीवन में कम से कम दवाइयों पे उनको डिपेंड होना पड़े। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं बात करना चाहूँगी। हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, अगले कुछ टिप्स के साथ मिलेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि जो है मुझे भी पता चलते रहे कि आप कितना इस वीडियो से रिलेट कर पाए हैं, आपको क्या अच्छा लगा है, क्या नहीं अच्छा लगा है। और इसको प्लीज़ लाइक भी कीजिए ताकि जो है मुझे पता चले कि कितने लोग इससे रिलेट कर पाए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो है लाइक इसमें जो है शेयर किया है। तो मेरा नाम प्रीति है, मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच एंड हीलर हूँ और मैं लोगों की हीलिंग के थ्रू, लाइफ कोचिंग के थ्रू उनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती हूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले टिप्स के साथ। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।